Hello guys, now in this video we will discuss the topic that is the maternal changes during the pregnancy. तो हम स्टडी करेंगे कि कि हमारा जो भी सिस्टम्स है कार्डियक सिस्टम है, हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारा रीनल, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रो, तो उनमें एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी क्या क्या चेंजेस जो है वो आते हैं, तो हम वो स्टडी करेंगे। ओके, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना जो है वो नॉर्मली वेट गेन होता है। नॉर्मल जो वेट गेन होता है वो हम कंसीडर करते हैं 11 टू 12 केजी जो है वो वेट गेन होता है, ठीक है। बट अगर हम मतलब कि अगर हमारे ट्विंस प्रेगनेंसी है तो उसमें हमारा कितना वेट गेन होता है, दैट इज द 16 केजी। तो हम अप्रोक्स लेके चलते हैं 11 टू 16 केजी जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारा वेट गेन होता है। ओके, अब हमारी प्रेगनेंसी क्या है, सिंगल मीन्स की अभी सिंगल प्रेगनेंसी है या सिंगली फीटस है मुंह में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल। एक होता है हमारा ट्विंस, ठीक है, देन अ ट्रिपलेट। नॉर्मली क्या है कि अगर सिमिलर प्रेगनेंसी की बात करें तो उसमें वेट गेन होता है 11 टू 12 केजी। बट ट्विंस की बात करें तो इसमें अप्रोक्स 16 केजी तक रहता है। ट्रिपलेट में हमारा 21 केजी जो है वो वेट इंक्रीज होता है। आपको नॉर्मली अगर सिंगल टर्म में या सिंगल लाइन में क्वेश्चन पूछना हो तो डायरेक्ट ऐसे पूछ सकते हैं कि ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है तो उसमें वेट गेन कितना रहेगा, तो हमारा अप्रोक्स 21 केजी जो रहेगा। अब हमने क्या करना है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि वेट इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो हम इसके थ्रू चेक करते हैं, दैट इज आर बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू जो वो हम पता करेंगे कि एक्यूरेट वेट गेन हुआ है मदर में अकॉर्डिंग टू प्रेगनेंसी, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी और नॉट। ओके, तो बीएमआई को हम अनदर मेन क्या है, आल्सो नोन एज क्यूटिलेट इंडेक्स। ओके, ये भी याद रखना कि बीएमआई का अनदर नेम क्या है, क्यूटिलेस इंडेक्स। इसमें हम क्या क्या करते हैं, तो वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हमारा बीएमआई का फॉर्मूला। ओके, अब अगर बात करें ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है तो हमारा कितना वेट गेन होना चाहिए। ओके, तो मैंने बता दी 21 केजी। ओके, अब हम क्या बात कर रहे हैं इसका कि नॉर्मल जो बीएमआई होता है वो कितना होता है, तो 18.5 टू लेकर 24.9 अगर 9 के बीच में आ रहा है तो ये क्या हमारा नॉर्मल बीएमआई। आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि अनदर नेम ऑफ बीएमआई क्या है, तो क्यूटिलेट इंडेक्स और नॉर्मल जो बीएमआई होता है वो किसके बीच में होता है, तो दैट इज द 18.5 टू 24.9। ओके, देन हम अगर जो है वो लेस देन 18.5 है तो हम हमेशा उसको क्या बोलते हैं, दैट इज अ अंडर वेट। ओके, वो कौन होते हैं, अंडर वेट। अगर हमारा 25 या 29 के बीच है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा ओवर वेट। एंड अगर मोर देन 30 है या मोर देन 29 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा ओबीस, ठीक है। अब अगर हमारा जो मदर है वो ओबीस है तो उसमें वेट गेन नॉर्मली कितना होना चाहिए, 7 केजी तक वेट जो है वो गेन होना चाहिए, ठीक है। आप तो नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कि एक हमारे पास मदर आ रही है और उसका क्या है कि 21, इसका जो बीएमआई है, या आपको डायरेक्ट वैसे बीएमआई करके ही आएगा कि डायरेक्ट बीएमआई दिया हुआ है कि मदर का बीएमआई है वो 24 है या फिर 20, हाँ 24 है, तो कितना जो वेट गेन होगा, तब तो नॉर्मल वेट गेन होगा, दैट इज द 11 टू 12 केजी। बट इन केस अगर बीएमआई आपको दिया है कि 30 है तो मीन्स ओबीस है, तो उसका आपको वेट गेन बताना है कि वो कितना रहेगा, अप्रोक्स 7 केजी। अगर ओवर वेट है तो उसमें वेट गेन रहता है 7 टू 11 केजी, और अगर अंडर वेट है देन वेट गेन होगा हमारा 11 टू 18 केजी, ठीक है। ये जो है वो हमारा अकॉर्डिंग टू बीएमआई के अकॉर्डिंग कितना जो है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी वेट होना चाहिए। ओके, ना वेट जो है वो हमारा दो चीजों से मिलके बनता है, एक होता है हमारा रिप्रोडक्टिव वेट और एक होता है हमारा मैटरनल वेट। रिप्रोडक्टिव वेट कौन कौन सा है, कि जो हमारा फीटस का वेट है, फॉर एग्जाम्पल फीटस, एमनियोटिक फ्लूइड, अम्बिलिकल कॉर्ड, ये जो वेट है फीटस का या हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड का या फिर हमारा प्लेसेंटा का वेट, तो इस वाले वेट को हम क्या बोलते हैं, हमारा
दैट इज द रिप्रोडक्टिव वेट। और ये क्या हो जाता है हमारा, हम बोल सकते हैं रिड्यूस्ड, ये डिप्लीट मीन्स कि खत्म हो जाता है आफ्टर द डिलीवरी। आपको डायरेक्ट ही पूछ सकते हैं कि आफ्टर डिलीवरी कौन सा वेट जो है वो कम होता है, तो दैट इज आवर रिप्रोडक्टिव वेट। ओके, रिप्रोडक्टिव वेट में आता क्या क्या है, तो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड हो गया, फीटस का हो गया, प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, जो कि जैसे ही डिलीवर हुआ प्लेसेंटा निकलेगा, फ्लूइड निकलेगा, तो उसी टाइम पे वेट जो है वो लॉस हो जाए। और जो मैटरनल वेट होता है इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड वेट। फिक्स्ड वेट, फिक्स्ड वेट क्यों है, ये वो वेट है जो हमने एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी फैट लिया है, प्रोटीन लिया है या कार्बोहाइड्रेट लिया है, ये वो फैट है, ये वो वेट है। तो इस वेट को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सरसाइज। ठीक है, आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि आफ्टर द डिलीवरी जो वेट रहता है जिसके लिए मदर को खुद मतलब कि ट्राई करना पड़ता है रिड्यूस करने के लिए, या जिसके लिए मदर डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस करती है या एक्सरसाइज करती है, तो वो कौन सा वेट है, हमारा मैटरनल वेट। ओके, ये मेनली हमारे जो जिमर वगैरह होते हैं ना, या जो मॉडर्न वगैरह, वो इस वेट को मेनली जो है रिमूव करती है बहुत ज्यादा। ओके, तो ये हमारा मैटरनल वेट। समझ आ गया। हमने इसमें अभी तक क्या क्या पढ़ा कि नॉर्मली वेट कितना होता है सिंगल प्रेगनेंसी, तो उसके अकॉर्डिंग कितना होगा, डबल प्रेगनेंसी, ट्विन मीन्स, और ट्रिपलेट था तो फिर हम वेट गेन कैसे चेक करेंगे, तो थ्रू द बीएमआई के थ्रू। ये तो हमें नॉर्मली पता ही है। बीएमआई का नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल रेंज कितनी है बीएमआई की, और बीएमआई के अकॉर्डिंग कितना वेट गेन जो है वो होना चाहिए। अब जो वेट है हमारा, हम बात कर रहे हैं जो हमारा वेट है वो किससे बना है, रिप्रोडक्टिव और मैटरनल से। तो रिप्रोडक्टिव में कौन कौन से आते हैं और मैटरनल में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। अब जो हमारा वोटर होता है पेट में, 6.5 मीटर तो हमारी बॉडी में एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी वोटर जो है वो रहता है, ठीक है। जो टोटल वेट है उसमें से हमारा वोटर कितना रहेगा, 6.5 लीटर रहता है। ये मेनली क्यों रहता है, तो ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन फॉर्म। ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये क्या करता है, हमारे रास सिस्टम को एक्टिवेट करता है। और ये रास सिस्टम क्या करता है, एक तो हमारा फ्लूइड रीएब्जॉर्प्शन करता है, जिसके कारण क्या होता है, मदर में एडीमा। एंड साइकिल क्या है, सोडियम को रीएब्जॉर्ब करता है। आपको पता है कि जो हमारा रास सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है, तो इसका मेन काम क्या है, ये क्या करता है, एक तो मतलब सोडियम और वाटर को रिटेन करता है और पोटाशियम को बाहर निकालता है, ठीक है। तो सोडियम को रीएब्जॉर्ब करेगा। सोडियम रीएब्जॉर्ब क्यों हो रहा है, ताकि फ्लूइड मेंटेन कर सके किसको, फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी को। अब हम बोलेंगे कि फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी कैसे मेंटेन हो रहा है, अगर बात करो, अगर तो सोडियम इंक्रीज हो रहा है तो हमें तो ई माइंड में तो ये आएगा ना, हाइपरनेट्रीमिया। ओके, हाइपरनेट्रीमिया होगा, पर साथ में क्या हो रहा है, एडिमा भी तो हो रहा है, फ्लूइड भी तो बढ़ रहा है। जब फ्लूइड बढ़ेगा सोडियम बढ़ेगा, तो सोडियम उसमें क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं कि डाइल्यूशन हो जाएगा, जिसके कारण सोडियम का लेवल लो में जाने का रिस्क रहता है। इसलिए एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन क्रिएट होता है, वो रास सिस्टम को एक्टिवेट करता है। एडिमा तो होगा, साथ में सोडियम भी बढ़ेगा, जिसके कारण सोडियम का लेवल हमारी बॉडी में कम नहीं होगा। इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि सोडियम का लेवल बढ़ा, मीन्स कि सोडियम का लेवल नॉर्मल रहेगा। ओके, अब है इसमें हम मतलब बात करते हैं एडिमा की। जो नॉर्मली एडिमा है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, जो एडिमा होता है ये मेनली अभी देखने को मिलता है सी एट इवनिंग टाइम एंड रिजॉल्व आफ्टर रेस्ट, ठीक है। जो एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एडिमा देखने को मिलता है वो कब होता है, एट द इवनिंग टाइम, और दूसरा ये जब हम रेस्ट करेंगे उसके बाद ही ठीक हो जाएगा।
मॉर्निंग एडिमा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? मॉर्निंग में एडिमा नहीं होगा। अब हमें कोई बोले हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि जो ये मतलब जो एडिमा हो रहा है वो एट द टाइम वो प्रेगनेंसी वाला मीन्स कि नॉर्मल है या फिर हमारा एबनॉर्मल है। तो एबनॉर्मली क्या होता है, जो एडिमा है वो कब होता है, हमारा मॉर्निंग टाइम पे नॉर्मली प्रेजेंट रहता है। मान लो किसी को मतलब कि किडनी की प्रॉब्लम है या फ्लूइड जो है वो एक्स्ट्रा वेस्कुलर में शिफ्ट हो रहा है, तो इन दैट कंडीशन एडिमा सीन इन एट द टाइम ऑफ मॉर्निंग। ओके, और ये जो एडिमा होता है ये इंक्रीज होता है आफ्टर रेस्ट। अगर हम टोटली बेड रेस्ट पे रहेंगे तो एडिमा क्या होगा, और ज्यादा इंक्रीज होगा। बट एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो हमारा एडिमा है वो क्या हो जाता है, रेस्ट करने के बाद जो है वो हमारा ठीक हो जाता है। ठीक है, ये था हमारा जो हमारा लाइक कि वेट गेन के बारे में हमने जो भी पढ़ा। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ते हैं कि कौन कौन से सिस्टम में क्या क्या चेंजेस जो है वो आते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं मेटोलॉजिकल सिस्टम की। फर्स्ट ऑफ ऑल मेटोलॉजिकल सिस्टम। मेटोलॉजिकल सिस्टम में हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्लड की। ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट रहता है मेनली, अगर हम लाइक कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो कौन हेल्प करता है, हमारा एक आरबीसी और दूसरा होता है हमारा प्लाज्मा। एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, आरबीसी इंक्रीज होती है प्लस हमारा प्लाज्मा भी इंक्रीज होता है। बट जो आरबीसी इंक्रीज होती है दैट इज 30 to 40% एंड जो प्लाज्मा इंक्रीज होता है दैट इज 60 to 70%। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, हमारा हीमोडाइल्यूशन। हीमोडाइल्यूशन क्यों होगी, देखो आरबीसी तो इंक्रीज हो रही है बट क्या हो रहा है, प्लाज्मा भी इंक्रीज हो रहा है। प्लाज्मा में आरबीसी क्या हो जाएंगी, हमारी डिसॉल्व हो जाएंगी, डाइल्यूट हो जाएगी, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं हीमोडाइल्यूशन। ये हीमोडाइल्यूशन मेनली क्यों होता है, तो एक तो प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, एंड सेकंड होता है ये हेल्पफुल होता है हमारा टू सप्लाई एफिशिएंट O2 टू fetus। ओके, ठीक है, इसके दो फंक्शन है। हीमोडाइल्यूशन हो रही है तो कुछ तो रीजन होगा ना। हीमोडाइल्यूशन किस में हेल्प करती है कि फॉर्म नहीं होने देती क्लोट की, और दूसरा हमारा सफिशिएंट जो ऑक्सीजन है वो सप्लाई करती है फीटस को। देखो क्योंकि जितना ज्यादा पतला खून होगा उतनी जल्दी एब्सी क्या करेगी, मूव करेंगी, और उतने ही कम टाइम में बच्चे के पास पहुंचेगी और उसको न्यूट्रिशन ऑक्सीजन जो भी देगी वो इजिली कम टाइम में पहुंचाएगी, तो जिसके कारण जो है हाइपोक्सिया देखने को नहीं मिलेगा। ओके, इसलिए जो हीमोडाइल्यूशन देखने को मिलती है, इसलिए तो हम बोलते हैं ना कि हमारा जो प्रेगनेंसी है उस टाइम पे क्या रहता है, हमारा फिजियोलॉजिकल एनीमिया देखने को मिलता है। क्योंकि हीमोडाइल्यूशन में क्या है, 1 ग्राम जो है हमारा एचबी क्या होता है, डिक्रीज होता है। और नॉर्मली 12 होता है ना ग्राम एचबी चाहिए फीमेल्स में, उसको हम क्या बोलेंगे कि नॉर्मल एचबी है। बट प्रेगनेंसी में कितना होता है, 11 जो है वो ग्राम रहता है, क्योंकि 1 ग्राम जो है वो डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू द हीमोडाइल्यूशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल एनीमिया, जो कि नॉर्मल एनीमिया है। ठीक है, उसके लिए हम प्रोफाइलेक्सिस जो है ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, अगर नॉर्मली पूछे कोई कि आरबीसी इंक्रीज हुई मींस कि हाँ इंक्रीज हुई, प्लाज्मा इंक्रीज हुआ। बट अगर आपको ऐसे दिया है 111 ग्राम पर डीए, जब डीएल आता है मींस कि अमाउंट में हम जब चेक करना था तो उसको हम क्या बोलते हैं, हिमेटोक्रिट। ये क्या है, अब हमारा हिमेटोक्रिट या फिर हम बोल सकते हैं हमारा पैक सेल वॉल्यूम। अगर आपको क्या बोला है कि आपको नॉर्मली पूछा है कि हमारा आरसी या ब्लड इंक्रीज हो रहा है, एचबी इंक्रीज हो रहा है, तो हो रहा है। पर अगर आपको पूछा जाए हेमाटोक्रिट और पैक्ड सेल वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, तो नहीं नहीं, इस कंडीशन में हमारा ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि ये जो डीएल है वो किसको शो कर रहे हैं, हमारे प्लाज्मा को। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या हो रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है, बट क्या हो रहा है कि जो हमारा आरसी है वो उसकी कंपेरिजन कम हो रहा है। तो अगर कंपैरिजन करें
तो क्या हो रहा है कि हमारा अगर इसमें कंपैरिजन करें तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो ब्लड का लेवल है वो कम हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेमाटोक्रिट या पैक्ड सेल वॉल्यूम। अब डायरेक्ट पूछा है कि ब्लड इंक्रीज हो रहा है, एचबी इंक्रीज हो रहा है, मीन्स कि हाँ हो रहा है। बट अगर हेमाटोक्रिट और पैक्ड सेल वॉल्यूम करके आपको आए तो उसमें हमने क्या याद रखना है कि वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि उसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं प्लाज्मा प्लस हमारे आरबीसी का। ओके, तो उसमें क्या होता है, हमारा डिक्रीज होता है। देन इसमें जो है आरसी बढ़ ली। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। ठीक है, नॉर्मली जो डब्ल्यूबीसी है उसका लेवल कितना होता है, 11,000। ठीक है, नॉर्मली जो डब्ल्यूबीसी है वो कितनी होती है, 4500 से लेके 11,000 तक नॉर्मली रहती है। बट एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ये भी इंक्रीज होती है, कितनी पहुंच जाती है, 5,000 से लेकर के हमारा 15,000 तक, सॉरी 6,000 से लेकर के 15,000 तक जो है वो नॉर्मली डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो जाती। डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो रही है मीन्स कि क्या हो रहा है, हमारा सेलुलर और ह्यूमोरल इम्यूनिटी पे अफेक्ट पड़ रहा है। तो अगर आपको नॉर्मली पूछा जाए एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी सेलुलर इम्यूनिटी बढ़ती है, नहीं वो घटती है, और ह्यूमोरल इम्यूनिटी बढ़ती है। वो क्यों बढ़ती है, ताकि हमारा एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो सके, क्योंकि एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी हमारा रिस्क रहता है बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का। तो हमारी बॉडी खुद ही क्या करती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी को इंक्रीज कर देती है, जिसके कारण क्या होता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन रहती है और हमारे इन्फेक्शन का कम से कम चांसेस रहता है। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्रेगनेंसी में क्या देखने को मिलता है, डिक्रीज्ड प्लेटलेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये क्यों देखने को मिलता है, ड्यू टू हमारा इनमेच्योर प्लेटलेट्स के कारण क्या होता है, फॉर्मेशन होती है हमारी इमेच्योर प्लेटलेट्स की। वो क्या लीड करता है, हमारा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है, देन फोर्थ वन इज क्लोथ फैक्टर। हमारे सारे ही क्लोथ फैक्टर इंक्रीज होते हैं, और फैक्टर इंक्रीज्ड एक्सेप्ट 11 एंड 13। इसलिए हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी इज अ स्टेट ऑफ हाइपरकोagulation। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट पूछा जाए कि प्रेगनेंसी को हम हाइपर कोएगुलेशन स्टेट क्यों बोलते हैं, बिकॉज हमारा ऑल द जो भी हमारे क्लोटिंग फैक्टर्स है वो इंक्रीज होते हैं एक्सेप्ट 11 एंड 13 को छोड़ के, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हमारा स्टेट ऑफ हाइपर कोएगुलेशन। और नॉर्मल ईएसआर की बात करें, नॉर्मली ईएसआर कितना होता है, 10 ml होता है, बट हमारा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कितना पहुंच जाता है, हमारा 40 ml। ओके, ये क्यों होता है, अगर हमें कुछ सॉरी ईएसआर क्यों बढ़ता है, कि ये हमारा बढ़ता है ड्यू टू फिब्रिनोजन। ये जो फिब्रिनोजन है ये एक और चीज करते हैं, हमारे एल्बुमिन को कम करते हैं एंड ग्लोबुलिन को इंक्रीज करते हैं। नॉर्मली जो रेशो होती है 1:1 रहती है नॉर्मली, पर एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी तो रेशो हो जाती है 1:1.7। मीन्स कि एल्बुमिन तो उतना ही रहेगा, कम होगा, बट जो ग्लोबुलिन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा ड्यू टू द फिब्रिनोजेन के बारे में। हमारा हेमाटोलॉजिकल में एक तो हमने ब्लड के बारे में पढ़ा कि आरसी इंक्रीज होती है तो प्लाज्मा उससे डबल में होता है, तो वो हीमोडाइल्यूशन कॉज करता है। सेकंड हमने पढ़ा डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी इंक्रीज होती है, बट उसमें भी मोरल इम्यूनिटी इंक्रीज होती है ताकि एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो सके। प्लेटलेट का लेवल क्या होता है, कम होता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। क्लोट फैक्टर क्या होते हैं, सारे ही इंक्रीज होते हैं एक्सेप्ट 11 एंड 13, इसलिए हम हाइपरकोएगुलेशन स्टेट बोलते हैं प्रेगनेंसी को। और हमारा क्या रहता है कि ईएसआर नॉर्मली 10 ml होता है, बट
एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी वो 40 ml तक पहुंच जाता है और ये ड्यू टू फिब्रिनोजन के कारण होता है। और जो फिब्रिनोजन है वो क्या करता है, एल्बुमिन को डिक्रीज करता है, ग्लोबुलिन को जो है इंक्रीज करता है। ठीक है, नाउ हम सेकंड जो है वो हमारा सिस्टम पढ़ते हैं, जो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी पे जो है क्या इफेक्ट करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है कि ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन स्टिमुलेट करता है हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा को। और ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो क्या हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर है, तो इन्हीं के करेगा, रेस्पिरेटरी सेंटर को एक्टिवेट करेगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारा डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज्ड होगी। डेप्थ इंक्रीज हुई मतलब कि O2 कैपेसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज्ड होगी। जब O2 कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, दैट इज आर एल्केलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। ओके, आपको क्या पूछा जाएगा कि हमारा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस क्यों देखने को मिलता है, ड्यू टू द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वो क्या करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा को स्टिमुलेट करता है और हमारी डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन को इंक्रीज कर देता है, और जिसके कारण रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस देखने को मिलती है। ओके, अब क्या है कि अगर आपको पूछा जाए रेस्पिरेटरी रेट पे कोई इफेक्ट पड़ता है तो मीन्स नो इफेक्ट। रेस्पिरेशन उतनी ही रहेगी जितनी नॉर्मली होती है, 12 to 16 जो नॉर्मल होती है वही रहेगी, बट क्या होगा, डेप्थ इंक्रीज होगी जिसके कारण O2 कैपेसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, और साथ में हमारा क्या होगा, टाइडल वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, दैट इज 40 to 50%। ठीक है, देन हम अनाटॉमिकली बात करें तो जो हमारा ग्रेविड यूट्रस है, हमें पता है ग्रेविड यूट्रस क्या करता है, जो ग्रेविड यूट्रस है वो क्या कर देता है, हमारा जो डायाफ्राम है उसको मूव कर देता है, मूव डायाफ्राम अपवर्ड। इतना तो हम बोल सकते हैं दैट इज 4 सेंटीमीटर तक जो है नॉर्मली इसको अगुक जो है वो मूव कर देता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो सब कोस्टल एंगल है वो भी इंक्रीज हो जाता है। सब कोस्टल एंगल, नॉर्मली सब कोस्टल एंगल 68 डिग्री होता है, बट एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी तक ये कितना पहुंच जाता है, 104 डिग्री। आपको डायरेक्टली पूछा जाए कि सब कोस्टल एंगल कितना होता है तो 68, और बट ये बढ़ कितना जाता है प्रेगनेंसी तक, तो 104 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमारा ग्रेविड यूट्रस क्या करता है, डायफ्राम को अपवर्ड मूवमेंट करवाता है। और साथ में पूछा जाए चेस्ट सरकमफ्रेंस, तो चेस्ट सरकमफ्रेंस भी क्या होता है, हमारा इंक्रीज होता है, कितना, 6 सेंटीमीटर तक। ओके, ये हमारा और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, नाउ अब हम स्टडी कर रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं बीपी की। तो जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होता है, हमारा डिक्रीज होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। अगर आपका पूछे बीपी क्या होता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, तो डिक्रीज होता है, बट कंपैरिजन करा जाए तो जो डायस्टोलिक है वो मोर डिक्रीज होता है देन द सिस्टोलिक से। और ये डिक्रीज होता है, बट मान लो ये कम डिक्रीज होता है, कंपैरिजन करें तो ये कम डिक्रीज होता है, डायस्टोलिक जो ज्यादा डिक्रीज होता है। ठीक है, अब क्या है हमारा कि नॉर्मली क्या है, हम क्या है कि कार्डिक आउटपुट देख रहे हैं। कार्डिक आउटपुट क्या है हमारी, दैट इज द हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट हम क्या बोलेंगे उसको, कार्डिक आउटपुट। तो नॉर्मली कार्डिक आउटपुट जो है वो क्या होती है, 90 to 95 बीट पर मिनट रहनी चाहिए, बट एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी 5 to 10 जो है बीट पर मिनट जो है ये इंक्रीज हो जाती है। कितना इंक्रीज होता है, तो हम बोल सकते हैं 5 to 10 बीट पर मिनट जो है वो इंक्रीज होता है कार्डिक आउटपुट। अब आपको पूछा जाए कि कार्डिक आउटपुट सबसे ज्यादा इंक्रीज कब होता है, तो आफ्टर 5 weeks ऑफ डिलीवरी, देन लेबर में, देन 28 to 32 वीक्स,
एंड सबसे कम जो इंक्रीज होता है वो हमारा होता है 5th वीक में। ओके, सबसे ज्यादा इंक्रीज कब होता है? कार्डिक आउटपुट जैसे ही डिलीवरी हुई तो हमारी कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी, उसके बाद हमारा लेबर में, और उसके बाद हमारा 28 to 32 वीक्स में। और सबसे कम जो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होती है वो होती है हमारे 5th वीक में। ओके, देन क्या है कि नॉर्मली ब्लड वॉल्यूम क्या होती है हमारी? इंक्रीज्ड। तो उसके कारण क्या होता है कि हमारा वर्कलोड ऑफ हार्ट वो भी क्या होता है? इंक्रीज्ड। वो इंक्रीज्ड क्यों होता है? क्योंकि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो क्या होता है हमारा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट भी, क्योंकि ज्यादा ब्लड आएगा तो हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ेगा। जब हार्ट ज्यादा पंप करेगा नॉर्मल से तो उसके कारण क्या होगा? हार्ट पे वर्कलोड पड़ेगा। ठीक है, और इसमें क्या देखने को मिलता है हमें? दैट इज आर मर्मर साउंड। और वो भी कौन सी मर्मर? तो दैट इज आर सिस्टोलिक मर्मर और कंटिन्यूस मर्मर। अगर आपको नॉर्मली डायरेक्ट क्वेश्चन में आए कि एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एक मदर आ रही है हमारे पास और उसमें हमें क्या है? सिस्टोलिक मर्मर सुनने को मिल रहा है, तो वो क्या है? नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? तो वो क्यों क्या है? नॉर्मल कंडीशन है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। क्योंकि वो क्यों हो रहा है? हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुआ है प्रेगनेंसी में, तो उसके कारण कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इंक्रीज हुआ, वर्कलोड इंक्रीज हुआ, जिसके कारण हमें मर्मर साउंड जो है वो सुनने को मिल रही है। अब क्या हो रहा है? जो ग्रेविड यूट्रस है उसके कारण क्या हो रहा है? हमारा जो हार्ट है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, और वो क्या हो रहा है कि हमारा लेफ्ट एक्सिस ऑफ डेविएशन देखने को मिल रहा है। क्या हो रहा है? नॉर्मली तो हार्ट हमारा मीडियोकोस्टल रीजन पे होता है, बट ये क्या है? इसमें हमें लेफ्ट एक्सिस ऑफ डेविएशन देखने को मिल रहा है। वो क्यों मिल रहा है? ड्यू टू द ग्रेविड यूट्रस के कारण। तो वो भी क्या है? हमारा नॉर्मल है। अब हमें जो एपिकल पल्स है, बात करें एपिकल पल्स, तो वो नॉर्मली हमें कहाँ सुनने को मिलती है? 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे। ठीक है, बट जो प्रेगनेंसी है उसमें हमें कहाँ सुनने को मिलेगी? हमारे 4th इंटरकोस्टल स्पेस में, और वो भी अवे फ्रॉम द मिड क्लैविकुलर लाइन। अवे फ्रॉम मिड क्लैविकुलर लाइन। ठीक है, आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि हमारे पास एक मदर आई है तो उसकी हमने एपिकल पल्स सुननी है, तो वो कहाँ पे होगी? नॉर्मली होती है 4th, सॉरी नॉर्मली होती है हमारे 5th पे, बट अगर प्रेगनेंसी में क्यों ऊपर पहुंच जाती है 4th पे? 4th इंटरकोस्टल में क्यों? क्योंकि हमारा यूट्रस जो है वो अब आता है, तो डायफ्राम जो अपर की, मतलब जो हमारे अपर जितने भी सिस्टम्स है वो थोड़ा 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 क्या होते हैं? अपवर्ड मूव करते हैं, जिसके कारण हमारा एपिकल पल्स भी हमें अप में सुनाई देती है। ठीक है, अब क्या है कि आपको आएगा कि क्या है? जुगुलर वेनस जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया है, प्लस डायस्टोलिक मर्मर, नॉट सिस्टोलिक। ठीक है, डायस्टोलिक मर्मर सुनने को मिल रहा है। ठीक है, डायस्टोलिक मर्मर सुनने को मिल रहा है, जुगुलर वेनस प्रेशर इंक्रीज हो गया है, और हमारा साथ में साइनोसिस प्लस हीमोपटाइसिस देखने को मिल रहा है। तो वो किसको शो करेगी? हमारे कार्डियक डिजीज को। ठीक है, हो गया ना डिफरेंशिएट? क्योंकि नॉर्मली तो मार्बर साउंड भी कैसी होती है? हमारी अबनॉर्मल होती है, बट अगर आपको डायरेक्ट दिया है सिस्टोलिक मर्मर सुनाई दे रही है तो वो नॉर्मल है। बट अगर डायसिस्टोलिक मर्मर सुनाई दे रही है, जुगुलर वेनस प्रेशर ज्यादा है, या फिर हीमोपटाइसिस हो रहा है मदर में, या फिर हम बोल सकते हैं साइनोसिस देखने को मिल रही है, इसका मतलब क्या है? कि मदर को कार्डियक डिजीज है। ठीक है, मोस्ट कॉमन जो कार्डियक डिजीज देखी जाती है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी वो होती है हमारी बल्वुलार डिजीज। मीन्स की बल्वुलार डिजीज मीन्स की जो वोल्स होते हैं उनकी डिजीज। ठीक है, उसमें भी कौन सा वोल्स? तो दैट इज द मिट्रल वोल। मिट्रल वोल जो मोस्ट कॉमनली क्या होता है? ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अफेक्टेड होने का चांसेस रहता है। ठीक है, हम क्या करते हैं इस टाइम पे? क्या करते हैं हम? तो एंटीकोएगुलेंट जो है वो देते हैं। नॉर्मली एंटीकोएगुलेंट हम कौन सा देंगे एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी? दैट इज द हिपैरिन। क्योंकि हिपैरिन क्या है? वो हमारा क्रॉस नहीं करता है हमारे प्लेसेंटल मेम्ब्रेन को, और जो कि ट्रेटोजेनिक भी नहीं होता है। ठीक है,
समझ आ गया? अब क्या है कि नॉर्मली तो वैसे हम वारफरीन और हमारा हिपैरिन दोनों दे सकते हैं, बट एट द टाइम जैसे ही लेबर आएगा तो चाहे हिपैरिन है चाहे वारफरीन हमें बंद करना पड़ेगा 48 आवर्स बिफोर द लेबर। ओके, और हम स्टार्ट कब करेंगे तो 12 आवर्स आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी स्टार्ट कर दे सकते हैं, और 24 आवर्स आफ्टर जो हमारी सिजेरियन सेक्शन हुआ है उसके बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं। बट आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी हम कौन सा एंटीकोएगुलेंट जो है वो गिवन कर सकते हैं मदर को, दैट इज द हिपेरिन। क्यों? क्योंकि ये प्लेसेंटा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता है, इसका लो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो रहता है। ठीक है, ये था हमारा कार्डियक डिजीज के बारे में, जितनी भी वल्वुलर डिजीज। अब हम बात करते हैं कि किस कंडीशन में आपको प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है। इन केस अगर क्या है पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, अगर तो हमारी पल्मोनरी हाइपरटेंशन है उसमें हमें नहीं करना है, या फिर हमारा अयोटा इवॉल्व है। अयोटा कैसे इवॉल्व हो सकता है? या तो हमारी मार्फन डिसऑर्डर है मदर को, ठीक है, सेकंड वन इज या फिर कोएक्टेशन ऑफ अयोटा है। ठीक है, इन कंडीशन में हमने क्या करना है, एनटीपी करवाना है, मीन्स की मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवाना है। इसमें हमने कंटिन्यू नहीं करना है प्रेगनेंसी को। ठीक है, क्या है कि अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन है या फिर हमारा मार्फन सिंड्रोम या कोएक्टेशन ऑफ अयोर्टा है तो इन दैट कंडीशन जो प्रेगनेंसी है वो हम कभी भी कंटिन्यू नहीं करवाते हैं। ठीक है, आपको डायरेक्ट कंडीशन आएगी कि किस कंडीशन में हम क्या नहीं करवा सकते, प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करवा सकते। ये तो हमारे सेंट्रल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमने एक तो बीपी के बारे में पढ़ा कि कौन सा सबसे ज़्यादा डिक्रीज होता है, देन हमने इसको पढ़ा कि कार्डिक आउटपुट कितना जो है वो इंक्रीज होता है। इसमें जो है सिस्टोलिक मर्मर और कंटिन्यूअस मर्मर देखने को मिलता है जो कि नॉर्मल है, बट वहीं पर अगर आपको डायस्टोलिक मर्मर देखने को मिलता है तो वो क्या है, हमारा एबनॉर्मल है। ठीक है, अगर आपको हिमोपराइसिस हो गया, साइनोसिस हो गया, देन हमारा जुगुलर वेनस प्रेशर देखने को मिलता है तो वो किसको डिनोट कर रहा है, हमारे कार्डियक डिसऑर्डर को। और ये जो कार्डियक डिसऑर्डर है मोस्ट कॉमनली कौन सा देखने को मिलता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज आर बलूलर डिसऑर्डर। और इसमें मोस्ट कॉमन कौन सा वॉल्व जो है वो इन्वॉल्व होता है, दैट इज अ मिट्रल वॉल्व, जिसमें हम एंटीकोएगुलेंट जो है मदर को देके। और मेनली अगर सर्जरी की बात करें तो सर्जरी हम डन कर सकते हैं एट द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी में, हम सर्जरी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे कि हमारा जो भी हम दे रहे हैं, लाइक कि पैरिंग दे रहे हैं या कोई भी एंटीकोगुलेंट दे रहे हैं, तो 48 आवर्स बिफोर लेबर से पहले हमें बंद करना है, और आफ्टर जो है वो 12 आवर्स जो है नॉर्मल प्रेगनेंसी के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, 24 आवर्स जो है वो हमारा सिजेरियन सेक्शन से कर सकते हैं। अब हमें प्रेगनेंसी कब कब कंटिन्यू नहीं करनी है, इन कंडीशन ऑफ मार्फन सिंड्रोम है, या फिर हमारा कोएक्टेशन ऑफ अयोर्टा, या फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन, इन दैट कंडीशन हमें प्रेगनेंसी क्या भी करनी है, कंटिन्यू नहीं करनी है। नेक्स्ट सिस्टम हम पढ़ते हैं, दैट इज आर जीआई सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। नॉर्मली गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में क्या होता है, एक हमारा नेजल कंजेशन देखने को मिलता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। ये मिलता है हमारा ड्यू टू एस्ट्रोजन के कारण। आपको नॉर्मली पूछा जाए कि मदर में नेजल कंजेशन क्यों देखने को मिलता है, तो ड्यू टू एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, देन हमारा क्या है कि हमारा डिक्रीज पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन के कारण। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, तो हमें पता है रिलैक्सिंग हार्मोन है, ये क्या करता है हमारे ऑल द बॉडी फंक्शन को रिलैक्स कर देता है। तो पेरिस्टालसिस मतलब कि डिक्रीज हो जाएगी तो उसके कारण क्या देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन। तो इन दैट कंडीशन नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगी, तो हम मदर को बोलेंगे प्लेंटी ऑफ फ्लूइड लेने को, एंड सेकंड इज द हाई फाइबर डाइट जो है वो उसने लेनी है। ठीक है, और साथ में क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी हमें गम ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है। ठीक है, लाइक कि जैसे ही हम टच करेंगे तो उसमें ब्लीडिंग के चांसेस जो है वो रहते हैं। ठीक है, वो क्यों रहते, तो हमारा प्लेटलेट का लेवल जो है वो कम हुआ है। मैंने पहले ही बताया ना कि हीमेटोलॉजी में क्या होता है कि प्लेटलेट का लेवल कम हो गया है, तो ब्लीडिंग का चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। अगर हम जैसे टीथ पे अगर जो मतलब वो कि ब्रश भी करते हैं तो उससे क्या होता है, ब्लीडिंग का चांसेस रहता है। ठीक है, then fifth system is our renal system. नॉर्मली रीनल सिस्टम में क्या होता है कि हमारा प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स कर देता है, यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स किसके कारण, ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन के कारण। तो जिसके कारण क्या होगा, हमारा स्टेसिस ऑफ यूरिन,
यूरिन बाहर नहीं आएगा और अंदर ही रहेगा, तो वो क्या पोज़ करेगा? इन्फेक्शन, जिसको हम बोलते हैं यूटीआई। मोस्ट कॉमनली प्रेगनेंसी में यूटीआई देखने को मिलता है। वो क्यों देखने को मिलता है? बिकॉज़ प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, हमारे ब्लैडर की कैपेसिटी को, ये ब्लैडर के फंक्शन को रिलैक्स कर देता है, जिसके कारण जो यूरिन है वो वहीं पर रहेगा और इन्फेक्शन का चांसेस जो है वो ज़्यादा रहता है, ठीक है? और एक और, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें पता है कि ब्लड फ्लो ज़्यादा है, मीन्स कि ब्लड ब्लड ज़्यादा है तो ब्लड फ्लो भी ज़्यादा होगा। जब ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो वो किडनी के पास ज़्यादा पहुँचेगा और जिसके कारण जीएफआर रेट भी ज़्यादा रहेगा, जिसके कारण जो हमारा बर्न है, क्रेट है या यूरिया है, तो हमारा उसका लेवल क्या रहेगा? डिक्रीज रहेगा, ठीक है? हमारे प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जितने भी हमारे मेटाबॉलिक बेस्ड है तो उनका लेवल कम रहता है, बिकॉज ब्लड फ्लो ज़्यादा है तो उसके कारण किडनी पे ज़्यादा ब्लड फ्लो आएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, उन चीज़ों को एक्सक्रीट आउट करेगी। इसलिए ज़्यादातर यूरिनेशन भी एट द टाइम ऑफ जो हमारा प्रेगनेंसी है उसमें भी ज़्यादा रहता है, ठीक है? देन हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारा नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि हमारा फैट डिपोजिशन देखने को मिलता है, मेनली हमारे आर्म्स में और हमारे थाइस में। आर्म्स में हमारा मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है दिस रीजन में, जिसके कारण ये क्या करता है, कंप्रेशन डालता है हमारे मीडियन नर्व के ऊपर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम। तो आपको पूछा जाए कि कार्पल टनल सिंड्रोम जो है वो मदर को पहले नहीं था बट एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी देखने को मिल रहा है, तो वो नॉर्मल फाइंडिंग है या एबनॉर्मल? तो ये क्या हमारी नॉर्मल फाइंडिंग है, क्योंकि हमारा फैट एल्बो रीजन पे डिपॉजिट हो गया जहाँ से हमारी मीडियन नर्व जो है वो निकल के, तो वहाँ पे कंप्रेशन डल रहा है, तो उसके कारण हमारा जो है रिस्क की इनवॉलंटरी मूवमेंट हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्पल टनल सिंड्रोम। तो था ये, इसमें फैट डिपॉजिट होने के कारण ये कहाँ पर कंप्रेशन डालता है, तो हमारी जो क्यूटेनियस नर्व है वहां पर प्रेशर डालता है, जिसके कारण मदर में पैरास्थीजिया देखने को मिलता है, ठीक है? अगर पूछा जाए कि प्रेगनेंसी के टाइम पे पैरास्थीजिया देखने को मिल रहा है तो देयर इज अ नॉर्मल प्रॉब्लम। नॉर्मल क्यों है? क्योंकि फैट डिपॉजिट कहाँ पर हो रही है, थाइस पे, जहाँ से क्यूटेनियस नर्व जो है वो निकलती है और वहां पर क्या हो रहा है, पैरास्थीजिया देखने को मिल रहा है, ओके? और हमारा लेग क्रैम्प्स देखने को मिल रहा है, ठीक है? ये जो पैरास्थीसिया और लेग क्रैम्प्स है, इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? बाय स्ट्रेचिंग से, ठीक है? हम मदर को ये बोलेंगे कि लाइक कि उनको स्ट्रेचिंग करनी है। हम बोलते हैं ना कि उनको एक्सरसाइज करनी है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, तो इसलिए वो कहीं न कहीं लेग क्रैम्प्स और पैरास्थीसिया को भी प्रिवेंट करता है। और हमारा नर्वस सिस्टम में लॉर्डोसिस भी देखने को मिलता है, ठीक है? ये तो हमें पता ही है। हाँ जी, हमने क्या पढ़ा मैटरनल चेंजेस में कि सबसे पहले तो वेट गेन किसके अकॉर्डिंग होता है, एक तो हमने नॉर्मली नंबर ऑफ प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग पढ़ा और दूसरा हमारा बीएमआई के अकॉर्डिंग कितना कितना वेट गेन होना चाहिए। वेट में क्या क्या आता है, एक रिप्रोडक्टिव वेट और दूसरा मैटरनल वेट। वाटर की कंपोजिशन कितनी रहती है वो हमने, ठीक है, देखा था ना। एडिमा मेनली कौन से टाइम पर देखने को मिलता है और हम कैसे उसको नॉर्मल एडिमा से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मीन्स की एक इंडिविजुअल है उसमें एडिमा और प्रेग्नेंट वीमेन में एडिमा को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उसका मैंने आपको कुछ करैक्टरिस्टिक्स बताए, ठीक है? देन हमने सिस्टम के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने हेमेटोलॉजिकल सिस्टम के बारे में पढ़ा। उसमें क्या पढ़ा कि ब्लड जो है वो इंक्रीज्ड होता है, आरबीसीज इंक्रीज्ड होती है, बट क्या है, प्लाज्मा भी इंक्रीज्ड होती है, बट हिमेटोक्रिट का लेवल या पैक्ड सेल वॉल्यूम का लेवल कम होता है। डब्ल्यूबीसी भी इंक्रीज्ड होती है, वो सेलुलर इम्यूनिटी को सॉरी ह्यूमरल इम्यूनिटी को इंक्रीज करती है, जिसके कारण एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है। और हमारा प्लेटलेट का लेवल कम होता है, क्लोट फैक्टर है उनका लेवल इंक्रीज होता है एक्सेप्ट 11 और 13 का। और फिब्रिनोजन क्या करता है, ईएसआर को बढ़ा देता है, प्लस हमारे एल्बुमिन को कम करता है, ग्लोबुलिन को बढ़ाता है। देन हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बढ़ा कि सॉरी पढ़ा, उसमें क्या देखा कि जो रेस्पिरेटरी रेट है वो तो अनअफेक्टेड है, बट उसकी जो डेथ है वो इंक्रीज हो जाती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, स्टेट प्रेगनेंसी इज द स्टेट ऑफ हमारा रेस्पिरेटरी एकिलोसिस, ओके? देन
कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ा जिसमें बीपी क्या है, दोनों को कंपेयर करा कौन-सा सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ होता है। देन नॉर्मल साउंड कौन-कौन से सुनने को मिलती है, लाइक कंटीन्यूअस मरमर है या फिर हमारा सिस्टोलिक मरमर है, दैट इज़ द नॉर्मल। वो क्यों होता है? ब्लड फ्लो ज़्यादा होने के कारण हार्ट को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करनी पड़ रही है, उसके ऊपर ज़्यादा वर्कलोड पड़ रहा है। और दूसरा हमने पढ़ा कि हमें लेफ्ट एक्सेस ऑफ डेविएशन देखने को मिलती है ड्यू टू द ग्रेविटी यूट्रस के कारण। और हमारे जो एपिकल पल्स है वो भी हमें फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में देखने को मिलती है, ठीक है। देन अगर आपको डायस्टोलिक मरमर या फिर हमारा जुगुलर वेनस प्रेशर इंक्रीज हुआ मिल रहा है, ये साइनोसी हीमोपेटाइसिस, इसका मतलब क्या है? मदर को कार्डियक डिजीज है। कार्डियक डिजीज जो मोस्ट कॉमनली देखी जाती है दैट इज द वल्वुलर डिजीज, और उसमें भी कौन सा वॉल्व सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है? दैट इज आर मिट्रोवियोल। ओके। देन हम कौन सा एंटीकोएगुलेंट जो है वो एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी प्रेफर करेंगे? दैट इज द हेपरिन, क्योंकि वो हमारे प्लेसेंटल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता। देन हमने पढ़ा जीआई सिस्टम। जीआई सिस्टम में क्या होगा कि मेरे पेरिस्टालसिस मूवमेंट कम हो जाती है ड्यू टू द प्रोजेस्टेरोन के कारण। और तो हम उसमें हाई फाइबर डाइट मदर को लेने को बोलेंगे, साथ में प्लेंटी ऑफ फ्लूइड जो है वो लेने को बोलेंगे, ठीक है। देन हमने क्या पढ़ा इसमें कि ब्लीडिंग देखने को मिलती है, कम ब्लीडिंग वगैरह ड्यू टू द डिक्रीज प्लेटलेट लेवल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के कारण, ठीक है। देन हमारा नेजल कंसेशन मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ड्यू टू द एस्ट्रोजन। देन रीनल सिस्टम में क्या हुआ कि हमारा ब्लैडर कैपेसिटी, सॉरी, ब्लैडर जो फंक्शन है वो डिक्रीज हो गया, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो यूरिन है वो वहीं पर रह रहा है, जिसके कारण मदर को ज़्यादा इन्फेक्शन का चांस नहीं। ब्लड फ्लो ज़्यादा होने के कारण किडनी में ज़्यादा ब्लड फ्लो आ रहा है, और वहाँ पे जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो ज़्यादा हो रही है, जिसके कारण हमारा 1 यूरिया क्रेट का लेवल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। देन नेक्स्ट हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा। नर्वस सिस्टम में क्या है? नॉर्मली फैट डिपॉजिट हो रही है अगर तो एल्बो में, तो कार्पल सिंड्रोम देखने को मिलेगा, जो कि नॉर्मल एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। और अगर हमारा क्या कर रहा है, जो हमारा लेग्स में फैट डिपोजिशन हो रही है, तो उसके कारण क्या हो रहा है हमारा, हम बोल सकते हैं पैरास्थीसिया या फिर लेग क्रैम्प्स जो है वो हो रहे हैं। उसके लिए हम क्या एडवाइस कर सकते हैं मदर को? स्ट्रेचिंग करने के लिए। और दूसरा क्या है, इसमें लॉर्डोसिस भी देखने को मिलेगा। ये हमारा ऑल था मैटरनल चेंजेस के बारे में। ओके, ठीक है, थैंक यू।